हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज हम किसी वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा। फिर हम इसी प्रश्न को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसी प्रश्न के आधार पर डेरिवेशन को सॉल्व किया जाएगा और जैसे एग्ज़ाम में लिखना है हम उसी तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में लिखेंगे। और उसके पहले डेरिवेशन को करने से पहले हम इसका पूरा सार जानेंगे कि इसको पकड़ना कैसे है, इस व्यंजक को करना कैसे है। और सबसे अंत में मैं आपसे नोट्स का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगा या फिर आप वेबसाइट फ्री ऑनलाइन कोचिंग की जो वेबसाइट बनी हुई है उसका नाम है notesbysandeep.com। आप बिना स्पेस दिए हुए लिखेंगे notesbysandeep.com तो आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे नोट्स डाउनलोड कर चुके हैं, तो आप भी जाइए और नोट्स डाउनलोड कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार ही समझते हैं। इसमें दिया गया है किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा बहाने से उसकी अक्ष के किसी बिंदु पर, देखिए वृत्ताकार कुंडली तो ये होती है ना, तो ये है वृत्ताकार कुंडली। तो इसमें जब हम धारा बहाएंगे तो उसकी अक्ष पर, अब अक्ष कहाँ होती है, इसके पहले जो हमने डेरिवेशन किया हुआ है तो उसमें भी वृत्ताकार कुंडली थी और उसमें हमने धारा बहाई थी, तो उसके केंद्र पर हमने तीव्रता निकाली थी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, केंद्र पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। लेकिन अब हमें केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ना निकाल के अक्ष पर निकालनी है। तो अक्ष क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, कुंडली का जो केंद्र होता है उस केंद्र से एक लाइन खींचेंगे और उसी लाइन को हम अक्ष बोलते हैं। कुंडली के केंद्र से खींची गई ऊपर और नीचे यदि हम लाइन खींच दें तो उसे हम अक्ष कहते हैं। लेकिन इस तरीके से कुंडली रखी हुई है तो हम यदि ऊपर लाइन खींचेंगे तो इस तरीके से नहीं खींच सकते, तो कुंडली को हमें थोड़ा तिरछा रखना होगा। तो कुंडली को हमने कुछ इस तरीके से रख लिया। अब ये इसका सेंटर यहाँ पे है। अब कुंडली को हमने कैसी स्थिति में रखा है, इस तरीके से रखा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखें तो पहले कुंडली मैंने इस तरीके से रखी हुई थी जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कुंडली को हम ऐसे बनाएंगे। लेकिन इसके केंद्र से आती हुई एक अक्ष जाती है इस तरीके से, तो अक्ष बनाने के लिए हमने कुंडली को इस तरीके से रखा हुआ है, इसलिए ये कुंडली आपको थोड़ी सक्रिय दिखाई दे रही है। अब हम इसके केंद्र से एक लाइन खींचेंगे और इसे ही हम कुंडली की अक्ष कहते हैं। तो अक्ष आपको समझ में आ गई होगी, केंद्र से होती है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये सकरा सा चित्र क्यों बना है, इस तरीके से वृत्ताकार क्यों नहीं बना है। तो वृत्ताकार कुंडली जो है वो इस तरीके से होती है, लेकिन हमें इसकी अक्ष दिखानी थी तो हमने कुंडली को किस तरीके से घुमा दिया, इस तरीके से, क्योंकि जो अक्ष होती है उसके केंद्र से होकर जाती है। अब केंद्र से होकर जाएगी तो इस तरीके से, और हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं खींच सकते ऊपर की ओर, तो हमने क्या किया, हमें अक्ष खींचनी थी तो हमने इस तरीके से कुंडली को इसकी बजाय ऐसा कर दिया। तो क्या हुआ, अब हम केंद्र से अक्ष खींच सकते हैं। तो ये देखिए, इसलिए ये कुंडली थोड़ी सी आपको इस तरीके से दिख रही है, बाकी ये वृत्ताकार ही है। तो ये कुंडली का केंद्र O है और यही कुंडली की अक्ष है, इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी है। तो ये पूरी अक्ष होती है, सेंटर से जाती हुई लाइन, ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है, वृत्ताकार कुंडली की अक्ष है ये। अब इसी अक्ष पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, हर जगह पॉइंट हैं। तो हम किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, तो हमने सबसे अंत वाला एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बिंदु P। तो अब क्या है कि हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ से धारा जाएगी 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 और यहाँ से वापस आ जाएगी।
तो इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा। जब धारा प्रवाहित होगी तो धारा के प्रवाहित होने से ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और बिंदु P पर हमें निकालना है कि बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अब बिंदु P पर तीव्रता हमें इस कुंडली के कारण निकालना है। तो बायो सावर्ट क्या कहते हैं कि आप पूरी कुंडली के कारण तीव्रता नहीं निकाल सकते, तो क्या करना होता है, बायो सावर्ट के अनुसार हमें छोटे छोटे अल्पांश लेने होते हैं। तो हमने क्या माना कि जैसे ये कुंडली है, अब यही कुंडली तो ऐसी रखी हुई है, तो आपको इसी रूप में समझना है। इसमें क्या है कि ये पूरी जो है ये परिधि आपको दिख रही है, ये पूरी कुंडली का तार है, ये वाला। तो इसमें क्या है कि पूरे तार के कारण हम तीव्रता नहीं निकाल सकते, तो फिर कैसे निकालेंगे? छोटे छोटे हिस्से, जैसे कुंडली में एक छोटा हिस्सा ये है, फिर यहाँ पे भी एक हिस्सा है। जैसे हमने केंद्र पर तीव्रता निकाली थी तो छोटे छोटे अल्पांश के कारण निकाली थी, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, हम पूरी कुंडली के कारण नहीं निकालेंगे, हम इसमें छोटे छोटे अल्पांश लेंगे। जैसे हमने ऊपर एक अल्पांश ले लिया, यहाँ पे ये एक इतना हिस्सा जो है, इसे हमने छोटा सा हिस्सा माना AB, और ये DL लंबाई का है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये DL लंबाई का एक अल्पांश है। तो इस अल्पांश के कारण हमें बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है। तो हमने अल्पांश और बिंदु P को मिला दिया, और अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी है, उसे हमने कुछ नाम दे दिया। जैसे अब यहाँ पे हम R नाम भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी वृत्तीय कुंडली है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो इसे हमने R नाम दिया है। और बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी को हमने X नाम दिया है, ये X दूरी है, तो इसे हम Y नाम दे देते हैं। तो अब देखिए, अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी Y है, और इसे हम R नहीं नाम दे सकते क्योंकि हमने यहाँ पे वृत्तीय कुंडली को R दे दिया है। तो ये रेडियस के लिए R सिंबल ज़्यादा सूट करता है, इसलिए हमने यहाँ पे R दे दिया है। तो अब हमारी दूरी हो जाएगी Y। और वैसे भी आप जानते हैं कि बायो सावर्ट जो नियम होता है वो क्या होता है, वो होता है dV बराबर μ0/4 I dl sin थीटा बटे R वर्ग। इसी नियम से हमें इस डेरिवेशन को प्रूव करना है। तो इसमें जो R होता है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है अल्पांश और बिंदु P तक की दूरी, यानी अल्पांश से उस पॉइंट की दूरी जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अल्पांश से उस बिंदु तक की दूरी बायो सावर्ट के अनुसार R थी, क्योंकि उन्होंने अल्पांश से ये यहाँ पे धारा रेखीय, यहाँ पे एक सीधा जो है तार लिया था, और उसमें हमने बिंदु P यहाँ पे माना था, तो अल्पांश था हमारा AB। तो यहाँ से हमने क्या किया था कि एक दूरी ली थी R, और वही दूरी है यहाँ पे। लेकिन इस बार हमारे चित्र में दूरी क्या है, Y है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला संशोधित होके क्या हो जाएगा, R वर्ग की जगह पर Y वर्ग हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले से बता दिया है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा। साइन थीटा क्या होता है, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा। तो ये अल्पांश है और ये बिंदु P है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, जैसे ये अल्पांश है, तो ये अल्पांश है, ये हो गया A और ये हो गया मान के चलिए B। थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे B। तो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा मान के चलिए इस तरीके से टच कर रही है अल्पांश को। तो अब यहाँ पे कौन सा एंगल माना जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो दो एंगल बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, दो। जैसे मान के चलिए ये अल्पांश है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझना है। जैसे ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अल्पांश है, यहाँ पे बिंदु P को मिलाने वाली रेखा इस तरीके से अल्पांश को टच करती है, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे टच कर रही है, तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। एक ये देखिए, ये सरफेस एरिया आपको दिख रहा है ना अंदर का, ये यानी त्रिज्या के साथ भी यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये वाला, ये है, ये वाला है ना, और अल्पांश के साथ भी बन रहा है, ये इस तरीके से। ये अल्पांश है ना, तो अल्पांश के साथ भी बनेगा। यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि यहीं पे मिस्टेक होती है।
ये सरफेस एरिया है, तो इसके साथ भी यहाँ पे एंगल बनेगा और अल्पांश के कारण भी यहाँ पे एंगल बनेगा। तो कौन से एंगल की बात हो रही है? तो आंसर है अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये वाला। और ये हमेशा कैसा होता है? 90 डिग्री। ये वाला घटबढ़ हो सकता है, ये वाला त्रिज्या के साथ, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये स्पर्श रेखा के जैसा है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा और ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला कोण हमेशा ज्योमेट्री से क्या होता है? 90 डिग्री। तो चलिए उसके बारे में हम और डिटेल से जब बात करेंगे, जब डेरिवेशन में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी हमने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसको इसलिए समझ लिया है ताकि हमें डेरिवेशन कठिन ना लगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ जिससे आपको डेरिवेशन करते समय किसी भी तरीके से आपको कठिन ना लगे और आप इसे आसानी से कर पाएँ। अब इसके बारे में लिखना है थोड़ा सा, और चित्र को थोड़ा और बनाते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे अल्पांश हैं, तो इसकी दो डायरेक्शन है, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और अल्पांश ले लेंगे, ए डैश बी डैश। यहाँ पे हमने एक अल्पांश और ले लिया, ए डैश बी डैश। इसके कारण भी हम तीव्रता बिंदु पी पर निकालेंगे, तो ए डैश बी डैश को भी हम बिंदु पी से मिला देते हैं। और यहाँ पे जो दूरी होगी वो भी वही होगी जो ऊपर है, दूरी समान रहेगी। अब आपको एक बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली है कि जब हमने वृत्तीय कुंडली वाला व्यंजक किया था तो उसमें हमने लगातार के अल्पांश लिए थे। थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ सके। यहाँ पे जब हमने केंद्र पर तीव्रता ज्ञात की थी वृत्तीय कुंडली के ही कारण ए बी केंद्र पर, तो हमने लगातार के अल्पांश लिए थे, ए बी बी सी सी डी, इस तरीके से। और अब क्या हो गया है कि हम लगातार के अल्पांश ना लेकर ऊपर और नीचे के अल्पांश ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है इसमें हमें एक ही वृत्तीय कुंडली के अंदर उसके सेंटर पर तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो हम लगातार यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुंडली के बाहर हमें किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, ध्यान रखिए। कुंडली के केंद्र पर नहीं, कुंडली के बाहर अक्ष पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो अक्ष दो भागों में विभाजित होती है, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। तो अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो हम इस पॉइंट तक निकालेंगे और उसके बाद फिर हमें नीचे वाला पॉइंट, फिर नीचे आ जाए, अक्ष के ये ऊपर का हिस्सा है और ये अक्ष के नीचे का। ये थोड़ा समझाने का तरीका है ताकि आपको ध्यान रहे कि किस तरीके से ये डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो देखिए, अक्ष दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तो ऊपर वाला हिस्सा और अक्ष का ये नीचे वाला हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, एक बार ऊपर वाला हिस्सा लेंगे और एक बार हम नीचे वाला हिस्सा ले लेंगे, तो हमें ध्यान भी बना रहेगा और हम ये भी नहीं करेंगे, लगातार के अल्पांश नहीं लेंगे। तो ऊपर वाले हिस्से में हमने अल्पांश लिया ए बी और नीचे वाले हिस्से में हमने अल्पांश ले लिया ए डैश बी डैश। तो इस तरीके से हमें ध्यान बना रहेगा। अब यहाँ पे भी ये त्रिज्या होगी यार, इस तरीके से हमने बना दिया। अब तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, तो तीव्रता की डायरेक्शन होती है जैसे हथेली के नियम के अनुसार हम देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हथेली होती है जो हमारी, ये देखिए आप मेरी हथेली देख रहे हैं। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में है और ये जो अंगूठा है, आपको ये अंगूठा जो दिख रहा है, ये क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन। और ये जो आपको हथेली दिख रही है, ये क्या बताएगी, दूरी। और इसके बाद थोड़ी सी उंगलियों को ऊपर की ओर यदि हम मोड़ लेंगे तो ये बताएगी क्या, तीव्रता की डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए ये करंट है इस डायरेक्शन में, ये दूरी है, तो अंगूठा जो है ये ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे ये दूरी है, तो तीव्रता क्या होती है, उसी लाइन से 90 डिग्री। तो ये जो लाइन है, दूरी से 90 अंश का कोण बनाते हुए हमें तीव्रता मिलेगी। तो हम दूरी से 90 अंश का कोण बना लेते हैं। ये देखिए, ये 90 डिग्री बन रहा है ना, ये देखिए। यहाँ पे हम 90 डिग्री नहीं कर सकते क्योंकि इस रेखा के साथ, ये जो आपको बाई रेखा दिख रही है, इसके साथ हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये देखिए सीधी लाइन है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री ऐसा नहीं बना सकते क्योंकि ये तो 90 से कम होगा। तो सीधी लाइन में हमें कॉर्नर चाहिए, और कॉर्नर बनाने के लिए हमें इस तरीके से 90 डिग्री देना होगा। तो ये देखिए, ये डीबी की डायरेक्शन हो जाएगी, ये 90 डिग्री ऊपर की ओर डीवी वेक्टर। यहाँ पे आपको तीर का चिन्ह बनाना होगा। तो ये देखिए, दूरी के साथ ये डायरेक्शन हो गई और ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल भी बन गया, आप देख सकते हैं।
बना कि नहीं। तो ये दूरी के साथ में 90 अंश तीव्रता होती है। अब इसे हथेली के नियम से कैसे समझते हैं, थोड़ा देखिए। ये करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। दूरी कहाँ जा रही है, इस तरीके से। तो ये हथेली क्या है, ये दूरी है। ये हथेली क्या है, दूरी है। तो इसमें अगर हम 90 डिग्री से उंगलियों को मोड़ लें तो ये तीव्रता की डायरेक्शन बताएगी। तो यही इसलिए ये देखिए करंट, दूरी, तो इससे 90 डिग्री तीव्रता। बिल्कुल वैसा ही हमें नीचे की ओर करना है। नीचे की ओर कैसे करना है, ये करंट जारी है, ये करंट आ रही है। अब अंगूठा कहाँ पहुँच गया है, नीचे की ओर। ये दूरी है तो इससे भी 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री कैसे बनेगा, हमें इस लाइन से 90 अंश बनाना है। ये जो दूरी दिख रही है ना बाई, इससे हमें 90 डिग्री बनाना है। तो हम इससे 90 डिग्री बनाएंगे। ये देखिए 90 डिग्री। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तीर का चिन्ह बनाएंगे और ए डैश बी डैश अल्पांश जो है वो है ए डैश बी डैश। तो हमारी तीव्रता क्या होगी, डी बी डैश। यहाँ पे डैश वाला सिस्टम चलेगा। और ये हो गया, यहाँ पे ये बन गया 90 डिग्री। ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे थीटा है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ये तो इतना चित्र आपको समझ में आ गया। तो इतने के अनुसार पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर जो जो बातें सामने आएंगी और उसको हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आपको भाषा लिखना है, वो भी मन से लिखना है, चित्र को समझ के। ऐसा नहीं है कि आप भाषा याद करेंगे, क्योंकि आप भाषा याद करेंगे तो कहाँ तक याद करेंगे, इतने सारे डेरिवेशन होते हैं। लेकिन आप यदि समझ के लिखोगे तो काफ़ी कुछ आप लिख पाओगे। बस आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो आइए भाषा लिखते हैं। सबसे पहले आपको इस कुंडली के बारे में लिखना है। तो कुंडली से रिलेटेड चीज़ें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले लिखेंगे एक वृत्तीय कुंडली है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है, और जिसमें यहाँ पे I धारा बह रही है। ये कुंडली के बारे में हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। माना O केंद्र तथा R त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली है। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इस कुंडली के बारे में हमें लिखना है। तो हमने पहला इतना लिखा, उसके बाद हमें लिखना है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये भी हम लिख लेते हैं, जिसमें I धारा प्रवाहित होती है, यानी कि हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये हो गया कुंडली के बारे में। अब हमें कुंडली से बाहर निकलना है। तो कुंडली से बाहर निकलना है तो क्या आती है, अक्ष दिखाई दे रही होगी आपको। तो आपको लिखना है कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कुंडली के बारे में लिखना है, ध्यान से समझना है। पहले क्या करना है बताइए, पहले आपको कुंडली के बारे में लिखना है कि माना O केंद्र तथा R त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली है। फिर उसमें धारा बह रही है, तो आपको लिख देना है जिसमें धारा प्रवाहित होती है या हो रही है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको कुंडली से बाहर निकलना है। तो आपको क्या दिखेगी, अक्ष। तो आपको लिखना है कि कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर, अब बिंदु P के बारे में बात हो रही है, इसलिए आपको क्या करना है, फिर बिंदु P को बता देना है कि इसका क्या काम है। तो बिंदु P पर ही तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए हम यही लिख लेते हैं। तो क्या लिखना है, कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से अब हम कुंडली के बाहर निकल के कुंडली के अक्ष के बारे में बताएंगे कि कितनी दूरी पर है और कहाँ पर बिंदु P स्थित है, और उसके बाद हम लिखेंगे जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये जो भाषा है आपको याद नहीं करना है, बस आपको समझ के लिखना है और प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर। एक बार देखा फिर उस पर प्रैक्टिस किया तो ज़रूर आप पे बनेगा। अब इसके बाद तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम पूरी कुंडली के कारण तो नहीं निकाल सकते, तो फिर क्या करेंगे, बायो-सावर्ट नियम से अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद अल्पांश A डैश B डैश के कारण भी बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि तीव्रता की डायरेक्शन कहाँ पे है और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना है अब भी। तो अभी तक हमने यहाँ तक लिखा है। अब हम क्या करेंगे, कुंडली के ठीक ऊपरी सिरे पर DL लंबाई का हमने एक अल्पांश लिया है AB, और निचले सिरे पर भी हमने DL लंबाई का एक अल्पांश लिया है A डैश B डैश। तो बस आपको ये भाषा के रूप में लिखना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए कुंडली के ठीक ऊपरी सिरे पर DL लंबाई का एक अल्पांश AB लेते हैं।
तो इस तरीके से हमने लिखा। तो सबसे पहले आपको कुंडली के बारे में बताना है, फिर कुंडली के बाहर निकलकर एक्स अक्ष पर एक्स दूरी पर बिंदु P बताना है और इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो फिर आपको ध्यान आएगा कि हम पूरी कुंडली के कारण नहीं निकाल सकते, तो अल्पांश AB के कारण तो आपको लिखना है। इसके लिए हमने अल्पांश कुंडली के ऊपरी सिरे पर एक अल्पांश लिया DL लंबाई का और उसके कारण हम तीव्रता निकालने वाले हैं। तो बायो-सावर्ट नियम से हमने क्या किया, कुंडली के ऊपर अल्पांश तो ले लिया, अल्पांश के कारण हम बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो वो तो बायो-सावर्ट नियम। और बायो-सावर्ट नियम क्या होता है, dV बराबर μ0/4 पाई IDL sin थीटा बटे r वर्ग। तो चलिए हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे। तो बायो-सावर्ट नियम से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने लिखा बायो-सावर्ट नियम से अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब अल्पांश है तो यहाँ पे dV से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अल्पांश है। और बायो-सावर्ट नियम क्या होता है, μ0/4 पाई, ठीक है। इसके बाद होता है I, फिर होता है DL और फिर होता है साइन थीटा और नीचे होता है r वर्ग। तो बताइए क्या मैं r वर्ग लिखूं या बाई वर्ग लिखूं, क्योंकि ये है चित्र। r क्या होता है बायो-सावर्ट नियम में, अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी, लेकिन हमारे चित्र में अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी क्या है, r है कि बाई है, तो आंसर है बाई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r वर्ग की जगह पर बाई वर्ग। अब ये साइन थीटा को सॉल्व करना है। साइन थीटा कितना होता है, तो मैंने आपको चित्र में बताया था कि यहाँ पे जो एंगल है अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच में ये वाला एंगल, ये वाला नहीं, नीचे वाला नहीं, ये वाला नहीं, कौन सा वाला, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए ये त्रिज्या के साथ है ये वाला कोण जो आपको झुका हुआ दिख रहा है। तो आप कहोगे ये 90 तो नहीं लग रहा, लेकिन ये वाला नहीं, इस लाइन का और ये अल्पांश जो आपको दिख रहा है ना, इसके बीच में ये 90 है, ये वाला। मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे ये अल्पांश है, यहाँ से यहाँ तक ये अल्पांश है, तो अब यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से टच है, ये टच है इसके अल्पांश से, तो कौन सा एंगल, दो एंगल बनेंगे, एक त्रिज्या के साथ यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। ये देखिए यहाँ पे बनेगा, तो कौन सा वाला, ये वाला, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा। और ये हमेशा कितना रहता है, 90। ये घटबड़ हो सकता है, कौन सा, ये वाला, ये इधर ऊपर नीचे करेंगे तो कौन सा घटेगा, ये वाला एंगल घटेगा, ये वाला, लेकिन ये वाला तो सेम रहेगा ना, ये 90 रहेगा। तो ये थोड़ी होता है, ये वाला होता है 90 डिग्री, क्योंकि अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ये वाला, तो इसलिए ये हमेशा क्या होता है, 90 होता है। यहाँ पे हम ले जाएंगे और यहाँ पे साइन थीटा की जगह पर साइन 90 रखेंगे, तो μ0/4 पाई इंटू आई DL, साइन थीटा साइन 90 हो गया और बटे कितना हो गया, r बाई वर्ग। और साइन 90 का मान चूँकि 1 होता है, इसलिए 1 का गुणा इसमें करेंगे तो IDL ही आएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि साइन थीटा जो है वो साइन 90 के बराबर है और उसका मान कितना होता है, 1। इसे हम समीकरण बना सकते हैं 1। तो इसके बाद हम चित्र में देखेंगे, हमने अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल ली है। अब हम नीचे आएंगे और लिखेंगे अल्पांश A' के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो उसके पहले हमें लिखना पड़ेगा कि इसी प्रकार हमने कुंडली के ठीक निचले सिरे पर एक अल्पांश A' लिया। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले, इसी प्रकार कुंडली के निचले सिरे पर अल्पांश A' लेते हैं। तो इसके कारण भी हम तीव्रता निकालेंगे, अल्पांश A' के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने लिखा, तो बायो-सावर्ट नियम से अल्पांश A' के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो dV बराबर बायो-सावर्ट नियम होता है μ0/4 पाई इंटू IDL साइन थीटा। तो DL साइन थीटा 90 यहाँ पे फिर से हो जाएगा, क्योंकि इस पे और इस पे जो एंगल बनेगा ये वाला, ये 90 होगा। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यही लिख देंगे IDL बटे 22 के, क्योंकि A' की लंबाई भी DL है, AB जैसी ही, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। तो यहाँ पे तीव्रता सेम आई हुई है। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, जब 2 या 2 से अधिक तीव्रताएं हम ज्ञात कर लेते हैं,
यानी कि किसी भी डेरिवेशन में दो तीव्रताएं हम ज्ञात करते हैं अलग अलग कंडीशन में, तो उनके घटक बांटते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये है, और यहाँ पे dv डैश की डायरेक्शन नीचे की ओर है। यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा मान लेते हैं, और यहाँ पे जो एंगल है वो भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब थोड़ा ध्यान से आपको देखना है ताकि ये घटक आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे घटक की बात करें तो एक कॉर्नर बनता है। कैसे बनता है कॉर्नर, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे ये एक कॉर्नर है, ये भी एक कॉर्नर है, तो ये कहलाते हैं घटक। इसमें जो मुख्य जो कोई भी चीज़ होती है परिमाण, वो इस तरीके से होता है, बीच से निकला हुआ होता है, बीच से निकला हुआ होता है। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी है यदि v, तो उसके दो घटक हो जाएंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक और ये क्षैतिज घटक। अब ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज किस पर डिपेंड करते हैं, जहाँ पर थीटा बनता है वो क्षैतिज घटक हो जाता है, यानी कि एक्स अक्ष वाली लाइन जो आड़ी लाइन होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जहाँ एक्स अक्ष होता है वो क्षैतिज कहलाता है, और ये जो वाई अक्ष होता है, देखिए ग्राफ में आपने पढ़ा होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो आड़ी लाइन होती है वो एक्स अक्ष और जो खड़ी लाइन होती है वो वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष को हम क्षैतिज घटक बोलते हैं और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक। जहाँ पे थीटा होता है वहाँ पे कॉस बनाते हैं, और बाकी बचा हुआ हिस्सा, ये दो हिस्से आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। बाकी ये तो होता ही है, जैसे हमारा ये dv है, जहाँ पे कॉस बनता है वहाँ पे क्या होता है, कॉस थीटा बनता है, और वहाँ जहाँ पे कॉस नहीं होता है वहाँ पे क्या बनता है, साइन थीटा। आइए इसको और सिंपल तरीके से यहाँ पे समझ लेते हैं। ये देखिए, ये आपको एक दिशा दिख रही होगी dv की। अगर हम इसमें कॉर्नर बनाएं तो इस तरीके से बनेगा कॉर्नर। ये देखिए, ये घटक हो गए। अब ये घटक हैं तो इसमें भी हम डायरेक्शन होती है तो तीर का चिन्ह बना देंगे। ये देखिए, तीर के चिन्ह हमने बना दिए। अब जितना थीटा ये होगा उतना ही थीटा ये होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये थीटा बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, थोड़ा ध्यान से समझना है। इसको समझाने के लिए मैं दो प्रकार का यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखिए, ये जो x दूरी है इस पर मैंने एक प्रकार रखा, और जो y दूरी है उस पर भी मैंने एक प्रकार रखा। ये देखिए, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, वो थीटा है। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो ये देखिए, ये थीटा है ना। अब थीटा एंगल पर ये 90 डिग्री खिंचा हुआ है। ये बाई दूरी है, ऊपर को, ऊपर जो आपको दिख रही है क्या, कौन सी दूरी है, बाई दूरी। तो इस पर 90 डिग्री इस तरीके से रहेगा। लेकिन अगर हम ये थीटा बढ़ाएं, थीटा कैसे बढ़ेगा, जब हम बाई को थोड़ा और ऊपर करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, हम बाई को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं तो थीटा बढ़ गया, और थीटा बढ़ेगा यहाँ का, तो बताइए अब 90 डिग्री यहीं रहेगा कि थोड़ा इस तरफ से खिसक जाएगा। तो आंसर है कि ये थोड़ा सा खिसक जाएगा। पहले 90 यहाँ था, पहले 90 यहाँ था, लेकिन अब खिसक के क्या हो गया, पहले 90 कहाँ पे था, यहाँ पे था। लेकिन हमने जैसे ही थीटा बढ़ाया तो इसी लाइन पे 90 है ना, तो ये थीटा इस तरीके से क्या हो गया, थोड़ा सा और खिसक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये थीटा जितना होगा, पहले फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले थीटा ये बाई अक्ष पर मैंने रख दिया प्रकार, ये रख दिया, तो यहाँ पे जो थीटा है उतना ही थीटा ये होगा, ये वाला। अब क्योंकि इस लाइन पर ये 90 डिग्री होता है, तो ये है 90। इस लाइन पर, इससे कोई लेना देना नहीं, इस लाइन पर ये 90 डिग्री होता है, ये है 90 डिग्री। तो ये लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये 90 पर ही तो बनाई थी हमने शुरू में। लेकिन अब देखिए, ध्यान से देखना है आपको। तो हमने माना कि इसके ऊपर ये है 90, ठीक है। लेकिन अब ये किसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर 90 है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर हम इसको थोड़ा बढ़ाएंगे इस तरीके से, थीटा को हमने बढ़ाया, पहले क्या था, पहले इस तरीके से था, तो जितना थीटा यहाँ पे बना है उतना ही थीटा यहाँ पे बनेगा। ये थीटा है ना, ये थीटा है यहाँ पे।
लेकिन जैसे ही हमें यदि इस थीटा को भी बढ़ाएंगे, कि मैं ये समझा रहा हूँ कि ये थीटा बराबर है, क्योंकि जैसे ही हमने इसको बढ़ाया, ये देखिए ऊपर हमने बढ़ा दिया, तो अब ये 90 यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि इसके हिसाब से अब 90 यहाँ पे होगा। तो देखिए जितना हमने ऊपर खिसकाया है उतना ही ये यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है थीटा, है ना। पहले कैसा था, पहले जब इस तरीके से था तो ये थीटा यहाँ पे था, तो थीटा जितना यहाँ है उतना वहाँ भी है ऊपर, देखिए। लेकिन जब ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, तो नियम क्या कहता है कि इसके 90 से होगी तीव्रता, तो ये थीटा थोड़ा सा और खिसक गया। तो इसलिए ये दोनों जो थीटा आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, ये वाला थीटा और ये दोनों बराबर है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है मैं डीवी के घटक खींच रहा हूँ, तो ये कि इस तरीके से ये और एक ऊपर की ओर ये कॉर्नर बना लिया, तो जहाँ पे थीटा बनता है वहाँ पे होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया डीवी कॉस थीटा, क्योंकि डीवी का है। तो ये बाकी का जो दूसरा घटक है ये क्या बन जाएगा, डीवी साइन थीटा। ये देखिए ये बन गया डीवी साइन थीटा। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे होगा। अब ये तीव्रता है तो इसके भी दो घटक बनाएंगे, कॉर्नर बनाएंगे, तो एक तो खिंचा ही हुआ है, एक नीचे की ओर खींच लेते हैं। तो यहाँ पे जितना थीटा है ये थीटा भी उतना ही है, तो यहाँ पे थीटा बना, तो ये क्या हो गया, डीवी डैश कॉस थीटा, क्योंकि जहाँ पे थीटा बनता है वहाँ पे कॉस होता है। तो ये जो बचा हुआ घटक है ये बन जाएगा डीवी डैश साइन थीटा। तो इस तरीके से हम तीव्रता, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डीवी कॉस थीटा और डीवी डैश कॉस थीटा ये ऊपर है और ये नीचे है, दोनों बराबर, लेकिन एक दूसरी डायरेक्शन में है तो एक उसकी विपरीत डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं होगा, ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ये ढक्कन रखा हुआ है, तो कोई इसको इस तरीके से यहाँ पे खींचे और उतने ही बल से कोई यहाँ पे खींचे, इसको मैं पलट देता हूँ, कोई यहाँ पे खींच रहा है, कोई यहाँ पे खींच रहा है, उतने ही बल से, तो ये कहीं नहीं जाएगा। और ये दोनों फोर्स, एक और एक दो, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिफ्यूज कर देंगे, यानी निरस्त कर देंगे। अगर एक फोर्स हटा लें तो ये इस तरफ चला जाएगा, लेकिन इसको एक फोर्स इस तरीके से खींच रहा है, दूसरा फोर्स इस तरीके से खींच रहा है, तो दोनों क्या होंगे, अगर दोनों बराबर हैं, एक इस तरफ लग रहा है एक इस तरफ लग रहा है, तो दोनों यदि बराबर हैं तो ये ढक्कन कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब है दोनों बल जो हैं, एक ये बल और एक ये बल, दोनों क्या है, निरस्त हो चुके हैं। वैसे ही यहाँ पे है, डीवी कॉस थीटा ऊपर की ओर है, डीवी डैश कॉस थीटा नीचे की ओर है, दोनों बल बराबर हैं किंतु विपरीत डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन डीवी साइन थीटा और डीवी डैश साइन थीटा इनकी एक ही डायरेक्शन है। देखिए ये जो तीर का चिन्ह बना हुआ है ये ऊपर वाले घटक में भी काम कर रहा है और नीचे डीवी डैश की डायरेक्शन के घटक में भी काम कर रहा है, इसलिए डीवी साइन थीटा और डीवी डैश साइन थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए परस्पर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक इसको कर लिया था कि ऊपर अल्पांश ए बी के कारण हमने तीव्रता निकाली है बिंदु पी पर, ए डैश बी डैश के कारण भी हमने तीव्रता निकाली है। अब तीव्रता लेकिन यहाँ पे घटक हमने बांटे हैं, तो हम लिखेंगे सबसे पहले किसके घटक बांटे हैं हमने, डीबी। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे कि तीव्रता डीबी को समकोणिक घटकों में विभाजित करने पर। तो हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हमने घटकों में विभाजित किया, तो यहाँ पे चित्र में आपको देखना है, ये कहलाएगा क्षैतिज घटक और ये कहलाएगा ऊर्ध्वाधर, क्योंकि एक्स अक्ष जो होता है यानी आड़ी लाइन जो होती है वो क्षैतिज और ऊपर नीचे वाली लाइन ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज घटक सबसे पहले हम लिखेंगे, क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक क्या है, डीवी साइन थीटा, डीवी साइन थीटा, और डीबी का ये क्षैतिज है और डीबी का ये ऊर्ध्वाधर है। अब लिखेंगे ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, डीवी कॉस थीटा, डीवी कॉस थीटा। तो ये हमने लिखा डीवी के लिए। अब डीवी डैश को भी समकोणिक घटकों में विभाजित कर लेते हैं, वैसे चित्र में तो कर दिया है, भाषा में लिखना है, तो इसी तरीके से भाषा लिखेंगे। तो हमने लिखा तीव्रता डीवी डैश को समकोणिक घटकों में विभाजित करने पर, तो बस दो घटक तो होते ही हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो हमने सबसे पहले लिखा क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक क्या है डीवी डैश में, तो डीवी डैश ये है क्षैतिज आड़ी लाइन, ये है डीवी डैश साइन थीटा। तो क्षैतिज घटक है
dv डैश साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक देख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक ये बनेगा dv डैश कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये देखिए आप ऊर्ध्वाधर dv डैश कॉस थीटा। अब इन दोनों के बारे में लिखना है। जैसे ही घटक की बात हो जाए तो इन दोनों के बारे में, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो आपको लिखना है कि dv कॉस थीटा और dv डैश कॉस थीटा परस्पर बराबर हैं परंतु विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे। यही लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने लिखा कि ऊर्ध्वाधर घटक यही है ना dv डैश, यही है, यहाँ पे भी देख लीजिए। तो डायरेक्ट लिखिए ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो फिर निरस्त किन्होंने किया है? इसने और इसने। लेकिन जुड़ कौन गए हैं? ये। तो आगे हम बढ़ाएंगे भाषा तथा लिखेंगे तथा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा तथा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो कौन कौन जुड़ेगा? ये dv साइन थीटा और dv डैश साइन थीटा, और ये निरस्त हो चुका है dv कॉस थीटा और dv डैश कॉस थीटा। इसलिए बिंदु P पर कुल तीव्रता इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो हम हेडिंग लिखेंगे कि इसलिए बिंदु P पर कुल तीव्रता, और अब कुल तीव्रता इसलिए B से दर्शाएंगे। अब चित्र को थोड़ा ध्यान से देखना है। बिंदु P पर कुल तीव्रता dv साइन थीटा और dv डैश साइन थीटा जुड़ जाएगा, लेकिन dv साइन थीटा आया है dv के कारण, यानी अल्पांश AB के कारण जो तीव्रता है उससे आया है, और dv डैश साइन थीटा आया है अल्पांश A डैश B डैश के कारण। तो क्या दो ही अल्पांश होंगे पूरी कुंडली में? आंसर है नहीं। तो फिर इसमें बहुत सारे अल्पांश होंगे। तो होगा क्या कि इसके कारण तीव्रता भी यहाँ पे कुछ आएगी, इसके कारण भी तीव्रता आएगी तो उसका भी एक घटक आएगा। यहाँ पे एक अल्पांश होगा, उसके कारण तीव्रता आएगी तो उसका भी एक घटक होगा। तो यहाँ पे घटकों का एक गुच्छा बनेगा। क्या बनेगा? घटकों का गुच्छा। वो क्या होगा? सभी होंगे dv साइन थीटा। अब अल्पांश A डैश B डैश नाम दिया है, इसलिए नाम हो गया dv डैश साइन थीटा। अब यहाँ पे एक अल्पांश और दे देंगे, जैसे A डबल डैश B डबल डैश, तो उसका घटक होगा dv डबल डैश। लेकिन होगा तो होंगे तो सभी बराबर, और सभी क्या है? dv साइन थीटा। बस अल्पांश का नाम चेंज होने से उसमें डैश और डबल डैश लग रहा है तो सभी dv साइन थीटा। तो यहाँ पे dv साइन थीटा का एक गुच्छा बनेगा, यानी बहुत सारे dv साइन थीटा हो जाएंगे। और जब भी बहुत सारे हों, सभी को जोड़ना है, तो कुल तीव्रता जो होगी सीधी सी बात है सिग्मा और dv साइन थीटा, यानी सभी, सिग्मा का मतलब जोड़ना, सभी dv साइन थीटा को क्या करना है? जोड़ देना है। अब इसके बाद dv का जो मान है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो dv का मान कितना है? तीव्रता हमने निकाली थी अल्पांश AB के कारण। ये देखिए dv μ0/4 आइडियल बटे बाई वर्ग। तो ये हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b बराबर सिग्मा, और dv का मान कितना है? μ0/4 इंटू आई, फिर क्या था? dl, और बटे बाई वर्ग इंटू साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा है ये वाला, वो दूसरा साइन थीटा है, उसको हम अभी समझ लेंगे। तो b बराबर, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू उन्हें बाहर निकालेंगे, जैसे कि μ0/4, इसके बाद आई और बाई वर्ग, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि धारा तो वही मात्रा में प्रवाहित होगी और दूरी भी वही रहेगी। इसके बाद सिग्मा अंदर चला जाएगा क्योंकि μ0/4 बाहर कर दिया है आई बटे बाई वर्ग, तो सिग्मा अंदर चले जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा dl इंटू साइन थीटा। इसके बाद सिग्मा dl का मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे। तो b बराबर μ0/4 इंटू आई बटे बाई वर्ग, और सिग्मा dl क्या है चित्र में देख लेते हैं। dl है लंबाई, अल्पांश की लंबाई है। यहाँ पे देखिए अल्पांश की लंबाई है dl, लेकिन सिग्मा लग गया है, यानी सभी अल्पांशों की लंबाई। तो सभी अल्पांशों की लंबाई यदि हम कुल मिला दें तो वृत्त की परिधि बन जाएगी, क्योंकि कुंडली वृत्ताकार है। तो सिग्मा dl जो है 2πr हो जाएगा, 2πr, क्योंकि त्रिज्या r थी, इंटू साइन थीटा। इसे हम बना देंगे समीकरण 3, क्योंकि 1 और 2 हम बना चुके हैं। अब इसके बाद हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा क्या है?
अब ये साइन थीटा वो वाला नहीं है, बायो सावर्ट वाला नहीं है, ये घटक वाला साइन थीटा है, क्योंकि हमने यहाँ पे घटकों को जोड़ा हुआ है ना, डीवी साइन थीटा। तो ये अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा का साइन थीटा नहीं है, ये वाला साइन थीटा नहीं है, ये यहाँ का साइन थीटा। देखिए डीवी साइन थीटा, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखते हैं। ये एक लाइन खींची हुई थी और यहाँ पे साइन थीटा बना था, ये जो एंगल है ये साइन थीटा है। इसी तरीके से ये जो एंगल है ये भी क्या है, साइन थीटा है। इसको हम क्लियर चित्र में देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा डीवी साइन थीटा, तो ये कौन सा है, ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है ये साइन थीटा है। कौन सा वाला, ये वाला एक एंगल है और दूसरा ये वाला एक एंगल है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों साइन थीटा है। बाकी ये सब ऊपर और नीचे वाले कॉस हैं, ये दोनों क्या है, साइन थीटा है। तो जितना ये होता है उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, यानी ये चारों आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ तो त्रिभुज नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम ये थीटा माने तो यहाँ पे त्रिभुज ले सकते हैं, क्योंकि चारों आपस में बराबर हैं। तो कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, चाहे हम ये वाला त्रिभुज ले लें, ये वाला त्रिभुज ले लें, चाहे ये आपको दिख रहा है ये वाला, और चाहे हम ऊपर वाला त्रिभुज ले लें। कहीं से भी हमें ये थीटा निकालना है, क्योंकि ये साइन थीटा है ना। क्योंकि ये साइन थीटा क्यों है, क्योंकि ये साइन थीटा है ना। तो हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, ये हम यहाँ पे जो है अल्पांश के यहाँ पे सी नाम दे सकते हैं। तो हम अपने चित्र में ये थीटा निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सी नाम देना होगा। इससे क्या होगा कि हम त्रिभुज ले पाएंगे। तो यहाँ पे हम सी नाम दे दें, त्रिभुज सी ओ, यहाँ पे कौन सा नाम था, पी, तो सी ओ पी में। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है उसका मान निकालना है, तो हम लिखेंगे चित्र से समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण ही है, साइन कॉस निकालते समय हमें समकोण लिखना पड़ता है। तो समकोण त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए सी ओ पी में हमें ये थीटा निकालना है। तो सी ओ पी में समकोण कैसे है, आइए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आपको समकोण त्रिभुज दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 है ये आपस में, और ये थीटा है, तो ये हमें निकालना है। समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण, और थीटा के सामने की भुजा ये लंब है, ये लंब हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे देखना है समकोण त्रिभुज COP में साइन थीटा निकालना है। तो ये है थीटा, साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। थोड़ा समझाने के लिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो नीचे ले जाते हैं साइन थीटा, और लंब कितना है, तो लंब कैसे पता चलेगा, थीटा के सामने की बजाय ये होती है लंब, तो ये आर जो है वो लंब है, तो यहाँ पे हम लंब लिखेंगे बटे कर्ण। कर्ण क्या होती है, समकोण के सामने की बजाय ये कर्ण है बाई। तो साइन थीटा का मान मिला आर बटे बाई। तो अब हम जाके समीकरण 3 में रख सकते हैं साइन थीटा का मान। तो समीकरण 3 से, और यहाँ पे हम लिखेंगे b बराबर म्यू जीरो बटे क्या है, म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू आई बटे आर स्क्वायर बाई स्क्वायर, सॉरी ये है बाई स्क्वायर, इंटू 2 पाई आर, और साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह पर आर बटे बाई। तो आर वर्ग हो गया। तो b बराबर, इसको आगे लिखते हैं, तो म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू आई, और 2 पाई, और आर का हो जाएगा आर वर्ग, और नीचे बाई वर्ग, और बाई का हो जाएगा बाई घन। इसके बाद वेबर प्रति मीटर वर्ग। अब इसके बाद क्या करेंगे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यानी बहुत सारे फेरे हों, तो n और जोड़ देंगे इसी में। तो म्यू जीरो 4 पाई इंटू आई 2 पाई n आर स्क्वायर, ये देखिए हमने n यहाँ पे जोड़ दिया, और बटे बाई क्यू, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये एक हो जाएगा। अब यदि हमें बाई को भी हटाना है, बाई की जगह पर हमें आर फॉर्म में ही बाई लिखना है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज जो है, यहाँ से हम बाई हटा सकते हैं और बाई की जगह पर इन दोनों को लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमें बिंदु P पर, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बाई को हटा दें, क्योंकि अल्फांश के कारण है, और सीधा सेंटर से हमें x और r में फॉर्म मिल जाए। तो इसलिए हमें फिर से समकोण त्रिभुज COP लेना होगा। तो हम लिखेंगे
समकोण त्रिभुज COP में पुनः, तो पुनः समकोण त्रिभुज COP में तो क्या होता है, पाइथागोरस लगा देंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, बाई, तो यहाँ पे बाई का वर्ग, और लंब है आर स्क्वायर, तो लंब का वर्ग धन आधार क्या है, एक्स स्क्वायर। तो बाई वर्ग का सीधा मान कितना है, लेकिन हमें यहाँ पे बाई का मान निकालना है, तो बाई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, तो आर वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर। अब बाई की जगह पर हम ये रख सकते हैं, अंडर रूट का मतलब पता है क्या होता है, 1/2 की घात। तो अंडर रूट का मतलब 1/2 की घात भी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर वर्ग और एक्स वर्ग को 1/2 की घात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाई का मान रख देंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए b बराबर और ये आएगा μ0/4 पाई इंटू I2 पाई n आर स्क्वायर, I2 पाई n आर स्क्वायर, और बटे बाई पर 3 की घात है, लेकिन बाई का मान ये है तो पहले बाई का मान रख देते हैं, आर वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर पर 1/2 की घात है, लेकिन उस पर भी 3/2 की घात है। तो इस पर 1/2 की घात है, लेकिन इस पर भी कितने की घात है, 3 की घात है, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे और लिख देंगे μ0/4 पाई इंटू I2 पाई n आर स्क्वायर बटे 3/2 की घात, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस पर 3/2 की घात, तो ये आ जाएगा एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसमें अगर हम स्थिति लगाना चाहें, यानी कि अगर ये जो x दूरी है, ये बिंदु P अगर केंद्र पर हो, अगर ये बिंदु P है, अगर ये केंद्र पर हो तो x 0 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ से अगर केंद्र से आगे बढ़ते हैं तो x दूरी बढ़ती है। लेकिन यदि बिंदु P केंद्र पर हो तो x बराबर क्या होगा, 0। तो हम यहाँ पे एक स्थिति लगा देंगे, चेक करेंगे कि भू व्यंजक से इससे मैच हो रहा है कि नहीं। यदि बिंदु P कुंडली के केंद्र पर हो, अब कुंडली के केंद्र पर होगा तो x 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बिंदु P चल के कहाँ पहुँच जाएगा, केंद्र पर, तो x जो है दूरी वो घटकर 0 हो जाएगी। यहाँ पे हो गया क्योंकि बिंदु P, तो x 0 है, तो इसी समीकरण में x 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या होगा, 0। तो इस समीकरण से यानी तब b बराबर क्या होगा, μ0/4 पाई इंटू I2 पाई n आर स्क्वायर, और नीचे x 0 हो गया तो r वर्ग के ऊपर 3/2 की घात आ जाएगी, r वर्ग के ऊपर कितने की घात, 3/2 की घात, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा r3। तो यहाँ पे आएगा μ0/4 पाई इंटू I2 पाई n आर स्क्वायर बटे r3, और यही हमारा केंद्र का व्यंजक था, तो ये भी सही हो गया यहाँ से। यहाँ पे हम आर स्क्वायर और आर कैंसिल भी कर सकते हैं, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो नीचे एक आर बचेगा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो I2 पाई n ऊपर आर स्क्वायर और नीचे r3 है, तो नीचे एक आर बच जाएगा, वेबर प्रति मीटर, ये था केंद्र पर। तो इस तरीके से हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली। साथ में क्वेश्चन में एक चीज़ और ऐड हुई थी, ग्राफ बनाना था, तो वो ग्राफ में आपको दिखा देता हूँ। ये है चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन। यदि हम पॉजिटिव केस में आगे बढ़ेंगे, यानी x दूरी अगर धन में होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा, यानी कि बढ़ा फिर घटेगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे अगर नेगेटिव साइड में बढ़ेंगे तो भी पहले बढ़ेगा, यानी कि 0 पर सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद इस तरीके से घटता जाता है। यहाँ पर भी 0 सबसे ज़्यादा होता है, फिर यहाँ पे घटता। ये है चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम, यानी मैक्स लिखा है, ये इतना होता है केंद्र पर। केंद्र से जैसे ही बाहर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटता है। अक्ष में हमें बाहर जाना होता है, जैसे कि इस चित्र की बात करें तो केंद्र पर सबसे ज़्यादा होता है, फिर इसके बाद अगर आप इस तरफ जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, और अगर इस तरफ जाओगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, और बीच में सबसे ज़्यादा होता है। यही हमें इस ग्राफ में देखने को मिल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र सेंटर पर यानी कि केंद्र पर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे घटता है, और यहाँ पर भी ये धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन। तो इस तरीके से अक्ष पर हमने तीव्रता ज्ञात की, इसको अलग अलग तरीके से समझा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप वेबसाइट notesbysandeep.com टाइप कीजिए, तो आप सीधे वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो आप नोट्स PDF में डाउनलोड कर पाएंगे और अपना अध्ययन जारी रख पाएंगे। थैंक यू।